हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम देव जी वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आए दिन आते रहते हैं। और दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे ताकि इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप सभी का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि चंपारण सत्याग्रह से जुड़े एग्जाम में आ रहे हैं तो वो कभी भी गलत ना हो सके या फिर वह मिस ना हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कई किताबों का रिसर्च किया और उसके बाद यह वीडियो बना रहा हूँ। अतः मुझे लगता है दोस्तों कि यदि आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो चंपारण सत्याग्रह से जुड़े सभी क्वेश्चन का हल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू किया जाए। तो दोस्तों, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके नेतृत्व में सफल हुआ, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, चंपारण दोस्तों एक बिहार का जिला है। और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। और चंपारण जिले में यह आग्रह सत्याग्रह चला था, अतः इतिहास में इसी घटना को चंपारण सत्याग्रह कहते हैं दोस्तों। और यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में चला था। दोस्तों, बात करें किसके नेतृत्व में चला था, तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम सत्याग्रह था दोस्तों। वैसे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन से पहले यानी 1917 से पहले जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे तो बहुत सारे आंदोलनों को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका में ही सफल करके दिखाया था। और दोस्तों, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़ करके भारत में आ गए थे। यह हम आपको बताए हुए हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका को छोड़ करके हमेशा के लिए भारत आ गए थे। उन्हीं के आगमन के याद में, उन्हीं के आगमन के स्मृति में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया भी जाता है, आपको पता है। तो दोस्तों, वह 9 जनवरी 1915 को आए, 1917 को चंपारण सत्याग्रह किए और चंपारण सत्याग्रह में वे सफल भी हुए। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम सत्याग्रह था, आप तो जान ही चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर इसका कारण क्या था। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का मुख्यतः एक कारण था दोस्तों। वह कारण यह था कि अंग्रेजों ने बिहार के चंपारण जिले के किसानों के ऊपर यह नियम लगा दिया था, यह नियम बना दिया था कि हर एक किसान 1 बीघा, दोस्तों उस समय 1 बीघा को 20 कट्टा कहा जाता था। यानी वर्तमान दृष्टि से देखें तो उस समय 20 बिस्सा को, यहाँ पे 20 कट्टा लिखा हुआ है, उस समय 20 कट्टा को 1 बीघा कहा जाता था। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने यही नियम लगा दिया था कि हर हाल में 20 कट्टा के 3 हिस्सों पर केवल नील की खेती करना अनिवार्य था दोस्तों। यानी चंपारण सत्याग्रह का मेन कारण यही रहा कि चंपारण के किसानों को जबरन मजबूर होकर के केवल नील की खेती करना अनिवार्य था। दोस्तों, 1 बीघा पर केवल यदि किसान 3 हिस्सा नील की खेती ही करेंगे, इसमें अंग्रेजों का तो लाभ है, लेकिन किसानों का क्या लाभ है? नहीं। बेचारे किसान करेंगे क्या नील का? अंग्रेज लोग नील का व्यापार करते थे, मसालों का भी व्यापार करते थे। भाई, यदि किसान चावल, अरहर, मटर, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा ये सब नहीं बोएगा तो खाएगा क्या? केवल नील की खेती करके अपना भरण पोषण तो कर नहीं सकता है। तो इस घटना से वहाँ के किसान एकदम उदास हो चुके थे, एकदम मजबूर हो चुके थे, एकदम हताशा आ चुकी थी उनके ऊपर। दोस्तों, ये जो 1 बीघा यानी 20 कट्टा यानी 20 बिस्सा के 3 हिस्सों पर
केवल नील की खेती करना अनिवार्य था। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा चंपारण में यह जो लगाया गया कानून है कि हर हाल में 1 बीघा यानी 20 कट्टा यानी 20 बिस्सा के 3 हिस्सों पर केवल नील की खेती करना अनिवार्य है, इसी घटना को, इसी नियम को इतिहास में 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे 3 कठिया पद्धति या 3 कठिया नियम कहते हैं। यही है 3 कठिया पद्धति या 3 कठिया नियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए भारत आ गए थे। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई आंदोलन चलाए और उस आंदोलन को उन्होंने सफल भी बनाया। इसी कारण से उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी थी। और जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए तो अगले साल दोस्तों 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। कांग्रेस के 1916 का जब अधिवेशन हो रहा था तो महात्मा गांधी भी लखनऊ आए थे इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए। कहने का मतलब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका को छोड़कर भारत आए और उसके 1 साल बाद 1916 का कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ। तो महात्मा गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने कहा, उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी को कहा कि महात्मा गांधी इस अधिवेशन में आपको आना अनिवार्य होगा। अब लखनऊ में उपस्थित हुए हैं दोस्तों। उधर चंपारण के किसान एकदम बेहाल हैं, अंग्रेजों के कायदों कानून से एकदम उब चुके हैं। तो दोस्तों, एक व्यक्ति थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राजकुमार शुक्ल को यह सलाह दिया, यदि चंपारण के समस्या का समाधान आपको पाना है तो आपको एक काम करना होगा। तो राजकुमार शुक्ल ने गणेश शंकर विद्यार्थी से पूछा कि आखिर वह क्या काम है। हमारे एरिए के, हमारे क्षेत्र के रहने वाले किसान इतने मजबूर हैं कि मैं उनकी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी ने राजकुमार शुक्ल को कहा कि कोई ऐसा काम नहीं करना है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। महात्मा गांधी आने वाले कुछ ही समय में लखनऊ में आने वाले हैं और लखनऊ बिहार से बहुत दूर नहीं है, यूपी बिहार सब सटे हुए हैं। और राजकुमार शुक्ल, आपको यही करना है कि आपको इस घटना के बारे में, चंपारण समस्या के बारे में जाकर महात्मा गांधी से बताना है। हो सकता है महात्मा गांधी आपके समस्या को समझें और आए अंग्रेजों के विरुद्ध। चंपारण में भी जिस तरह से साउथ अफ्रीका में आंदोलन चलाए और सफल हुए, हो सकता है यहाँ भी सफल हो जाए। यही कारण रहा दोस्तों कि गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और दोस्तों चंपारण आने का न्योता दिया। ऐसा रिकॉर्ड मिलता है दोस्तों कि जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुंचे थे तो हजारों की भीड़ केवल उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। दोस्तों, इतना भीड़ हो गया था कि कौन है महात्मा गांधी, एक बार हम भी तो देख लें। केवल एक झलक पाने के लिए बिहारी भाइयों बहनों की इतनी भीड़ लगी कि महात्मा गांधी को उस भीड़ से बहुत सारा प्रोत्साहन मिला। दोस्तों, यह जो इमेज देख रहे हैं यही है उस समय का तात्कालीन इमेज। दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी भीड़ को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं। तो नील की खेती के अंतर्गत किसानों का जायजा लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक लंबे संघर्ष के बाद महात्मा गांधी की मेहनत और चंपारण जिले के निवासियों की मेहनत रंग लाई और अंग्रेज इस नियम को समाप्त कर दिए। और दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। दोस्तों, यानी यह भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को किस घटना के बाद महात्मा की उपाधि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद। दूसरे तरह से क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी?
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और कालांतर में दोस्तों खुद महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। दोस्तों उपाधि के मामले में महात्मा गांधी व रविंद्रनाथ टैगोर एक दूसरे के पूरक रहे। आगे देखें दोस्तों तो एक व्यक्ति हैं एन जी रंगा। कौन है? एन जी रंगा। एन जी रंगा का पूरा नाम होता है गोगिनेनी रंगा नायकुलु। क्या होता है? गोगिनेनी रंगा नायकुलु। दोस्तों गोगिनेनी रंगा नायकुलु एन जी रंगा जिसे कहते हैं, इन्हें तो भारतीय किसान आंदोलन का पिता कहा जाता है। यानी भारतीय किसान आंदोलन का पिता किसे कहते हैं? एन जी रंगा को। वही एन जी रंगा जिनका पूरा नाम होता है गोगिनेनी रंगा नायकुलु। दोस्तों यह जो एन जी रंगा हैं, गोगिनेनी रंगा नायकुलु हैं, यह महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी का विरोध किया था? तब आपको क्या बताना होगा? तो वह है दोस्तों एन जी रंगा, जिनका वास्तविक नाम होता है गोगिनेनी रंगा नायकुलु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से कई व्यक्ति संबंधित रहे और यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था, नहीं था? तो आपको दोस्तों बताना होगा। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रमुख व्यक्ति को हमें देखना है। तो पहले तो है महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही यह सफल हुआ था। इसके बाद है राजकुमार शुक्ल। दोस्तों राजकुमार शुक्ल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी जी को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया था और यह सलाह इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी नामक एक व्यक्ति ने दिया था। इसके बाद दोस्तों महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह को आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। इसके बाद है ब्रिज किशोर, नरहरि पारिख, जे.बी. कृपलानी। दोस्तों जे.बी. कृपलानी का पूरा नाम होता है जीवट राम भगवान दास कृपलानी। दोस्तों मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर कि स्वतंत्रता के समय, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका जवाब दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मजहरुल हक। यह सब जो व्यक्ति हैं दोस्तों महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल, महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जिन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं, ब्रिज किशोर, नरहरि पारिख, जे.बी. कृपलानी, मजहरुल हक, यह सब चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो दोस्तों हाली पद्धति का संबंध है बंधुआ मजदूर से। और बंधुआ मजदूर के अंतर्गत दोस्तों अंग्रेज लोग कई भारतीय किसानों को अंडमान निकोबार में लेके गए और वहीं पे छोड़ दिए। उसी घटना को दोस्तों इतिहास में काला पानी की सजा कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों का हल आपको मिल गया होगा और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।